हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर एक बार एमए सेमेस्टर 4 के क्लास के लिए जुड़े। इसमें हम लोग आज भारत में दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम इन इंडिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दल से मतलब यहां पर राजनीतिक दल से। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक माना गया है। कहा जाता है कि राजनीतिक दल के अभाव में लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण भी कहा जाता है। कहने वाले तो यहां तक भी कहते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का दूसरा नाम दलीय शासन है। तो राजनीतिक दल की अपनी एक भूमिका और महत्व है, लेकिन हम लोग आज बात करेंगे भारत में दलीय व्यवस्था के बारे में। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रभावी दलों के संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक विशेष अस्तित्व वाले संगठन के रूप में पैदा हुई, जिसने देश में अंग्रेजी विरोधी तत्वों को एकत्रित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस दल ने एक राजनीतिक दल के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि महात्मा गांधी चाहते थे कि यह केवल समाज सेवा संगठन के रूप में कार्य करे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की राजनीति में कांग्रेस दल की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि भारत का आमतौर पर एक प्रभुत्वशाली दलीय व्यवस्था के रूप में यानी कांग्रेस को वर्णन किया गया। कांग्रेस आम जनता का सबसे प्यारा दल था तथा इसके योजना कार्य में सब कुछ सम्मिलित था। आमतौर पर इसको भारतीय समाज का लघु रूप माना जाता था, जिसमें राष्ट्र के सारे तत्वों की प्रतिबिंब था। लेकिन इससे हमें गलत परिणामों पर नहीं पहुंचना चाहिए। कांग्रेस में ही विभिन्न तत्व विद्यमान थे जो महत्वपूर्ण विषयों पर अलग अलग विचार रखते थे। कांग्रेस दल जो आंदोलन दल से एक राजनीतिक दल में बदल गया था, जिसमें वामपंथी और दक्षिणपंथी राजनीति साथ साथ शामिल थी। इसने दल में एक आंतरिक शोधक यानी कि अपने अंदर में ही साफ करने की या रचना का गठन किया, जिसमें कांग्रेस की बाहरी परिस्थितियों के अनुसार इनके भिन्न भिन्न तत्व एक दूसरे से घुल मिल सकते थे। यह एक तथ्य है कि भारत में कांग्रेस का प्रभाव संपूर्ण नहीं था, यानी कि पूरे देश पर उसका प्रभाव नहीं था, एक जैसा नहीं था। प्रभाव नहीं था ऐसा नहीं, लेकिन एक जैसा नहीं था। हालांकि लोकसभा में
कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त था। फिर भी कभी राष्ट्रीय चुनावों में इसे पूरे मतों का बहुमत नहीं मिला। कहने का मतलब ये है कि जब वोट जो होता है, मतलब मतदान का जो पूरा जितना वोट पड़ता है उसका बहुमत से मतलब ये है कि 50% से अधिक या 50% जब किसी को मत प्राप्त होता है तो उसको कहते हैं बहुमत प्राप्त होना, मतलब पूरी तरह से मतों का बहुमत प्राप्त होना, वो जो कभी कांग्रेस को नहीं मिला। दूसरी ओर विरोधी दलों की लोकसभा में हालांकि कम स्थान प्राप्त थे, लेकिन उनके पीछे मतदाताओं की पर्याप्त शक्ति थी और राज्य स्तर पर कांग्रेस का प्रभाव और भी कम था। भारत में विरोध, खासकर सरकार का विरोध था। कांग्रेस दल सत्तारूढ़ दल था, इसलिए विरोध का मतलब कांग्रेस विरोध से था। विरोधी पक्ष का प्रयास खासकर कांग्रेस की आलोचना करना तथा इसको सत्ता से हटाना था। कांग्रेस दल का देशव्यापी शक्तिशाली संगठन सुदूर पूर्वती यानी कि काफी दूर दूर तक, गांव तक फैला हुआ था। इसने स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व की विरासत को स्वीकार किया। इसने क्षेत्रीय एवं वर्गीय हितों को एक साथ लिया। इसका कार्यक्रम पर्याप्त उदारवादी एवं लचीला था, जिसके परिणाम स्वरूप यह विभिन्न वर्गों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं से उत्पन्न विभिन्न मांगों को समायोजित कर सका। इसने कभी भी विचारधारा के दृष्टि से अतिवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया, यानी कि विचार के रूप में यह कोई दृढ़ता नहीं दिखाता था। सभी हितों को कांग्रेस दल में समायोजित कर लिया गया था, इसलिए दूसरे दल उठ ही नहीं सके। कहने का मतलब यह है कि जितने भी तरह के हित थे या वर्ग थे, सबों के हितों को वो समायोजन अपने में कर चुका था। इस वजह से विरोधी दल उतने कारगर नहीं हो सके। कांग्रेस के कार्यक्रमों में देहाती एवं नगरीय हितों को शामिल किया गया। कुटीर उद्योगों तथा बड़े उद्योगों और कृषि एवं औद्योगिक हितों को मिलाया गया और इसमें परंपरावादी एवं आधुनिक दोनों ही दृष्टिकोण शामिल थे। असल में कांग्रेस दल ने सर्वसम्मति एवं एकीकरण प्राप्त करने का मूलभूत काम किया। भारत में कांग्रेस दल की एक विलक्षण विशेषता यह थी कि यह विभिन्न दृष्टिकोणों का एक प्रकार से संविध यानी कि कॉल्यूशन बन गया था। इसमें आंतरिक रूप से विरोधी दल उठ खड़ा हुआ। हालांकि इसमें एक दलीय प्रभुत्व की व्यवस्था था, लेकिन फिर भी इसने सभी लोकतांत्रिक प्रयासों और संस्थाओं को अपनाया। ऐसी स्थिति में विरोधी दल की स्थापना के लिए कोई क्षेत्र नहीं था। तो ये थी भारत में दलीय व्यवस्था का एक तरह का परिचय कि किस तरह की परिस्थितियां थी। अब हम लोग बात करते हैं भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषताएं के बारे में। साइलेंट फीचर ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। 1947 से लेकर 1999 तक के समय में कम से कम
3 बार 1967 यानी 1967, 1977 यानी कि 1977 और 1990 यानी कि 1990 में ऐसा लगा कि भारत की दलीय व्यवस्था नई दिशा ग्रहण करने जा रही है, लेकिन तीनों ही बार ऐसा नहीं हो पाया और हालात में थोड़े बहुत बदलाव के बाद दलीय व्यवस्था अपने मूल स्वरूप पर आकर टिक गई। 1967 के चौथे आम चुनाव में भारतीय संघ के लगभग आधे राज्यों की विधानसभाओं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी और इन सभी राज्यों में विरोधी दलों की मिलीजुली सरकारों यानी कि संवित सरकार, कॉलिशन गवर्नमेंट की स्थापना हुई। इस स्थिति के बारे में भारतीय राजनीति के अनेक समीक्षकों द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि भारतीय राजनीति में एक दल की प्रधानता का युग समाप्त हो चुका है और भारत में केंद्र तथा राज्यों के स्तर पर एक दलीय सरकारों के स्थान पर मिलीजुली सरकारों की स्थापना होगी। रजनी कोठारी के शब्दों में भारतीय राजनीति ने एक दलीय प्रधानता वाली स्थिति से निकलकर उस स्थिति में प्रवेश किया जिसमें विभिन्न दलों में प्रधानता प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। लेकिन 1971 ईस्वी के लोकसभा चुनाव और 1972 ईस्वी के विधानसभा चुनाव में दलीय स्थिति इस रूप में सामने नहीं आई और दलीय व्यवस्था ने फिर अपनी पुराने स्वरूप एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय पद्धति, मल्टी पार्टी सिस्टम विथ वन डोमिनेंट पार्टी को ग्रहण कर लिया। 1977 ईस्वी के लोकसभा के चुनाव के परिणाम स्वरूप भारत में पहली बार सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस के स्थान पर जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई। जनता पार्टी की स्थापना 5 राजनीतिक इकाइयों से बनी थी। उसमें था संगठन कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोक दल, समाजवादी दल और चंद्रशेखर के नेतृत्व में विद्रोही कांग्रेसियों के सम्मिलित यानी कि सम्मिलित या सम्मेलन होने से हुई थी। और मई 1977 में जब जगजीवन राम के नेतृत्व वाली लोकतंत्रीय कांग्रेस का भी इसमें विधिवत रूप से विलय हो गया, तब इस स्थिति को दृष्टि में रखते हुए यह उम्मीद की जाने लगी कि बहुत जल्द ही भारतीय राजनीति में राजनीतिक ध्रुवीकरण, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की स्थिति आ जाएगी। मतलब बहुत कुछ सीमा तक भारत में द्विदलीय व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। लेकिन 1977 के अंतिम दिनों में ही इस बात के संकेत मिलने लगे और 1978 के प्रारंभ में यह एकदम साफ हो गया कि हम राजनीतिक ध्रुवीकरण की दिशा में आगे बढ़ने के बजाय राजनीतिक दलों के विघटन और बिखराव की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप 1980 में
लोकसभा के लगभग 2/3 स्थान इंदिरा कांग्रेस यानी कि कांग्रेस ई के द्वारा प्राप्त किए गए और बचे स्थान विभिन्न विपक्षी दलों में बंट गए। इस प्रकार भारतीय दलीय व्यवस्था की मूल प्रवृत्ति एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय पद्धति या बहुदलीय पद्धति में एक दल की प्रधानता फिर स्थापित हो गई। नवंबर 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद हम फिर अल्पमत यानी कि मिलीजुली सरकार की तरफ बढ़ने लगे। 1991 के चुनाव के बाद राजनीतिक शक्तियों का ध्रुवीकरण होने लगा, लेकिन विभिन्न दलों में बढ़ती हुई गुटबंदी से बहुदलीय पद्धति ही बरकरार रही। 1996 के चुनाव के बाद केंद्र और राज्यों में एक दलीय प्रभुत्व का अंत हुआ। केंद्र में 13-14 दलों की अल्पमतीय मिलीजुली सरकार बनी, जिसमें कांग्रेस और मार्क्सवादी समाजवादी दल का बाहर से समर्थन हुआ। यानी कि 13-14 पार्टियों को मिलकर एक सरकार बनी, जिसको कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों ने बाहर से उसको समर्थन दिया था। 12वीं लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि देश की राजनीतिक शक्तियों का 3 गठबंधनों में ध्रुवीकरण हो गया। भाजपा और सहयोगी दल, कांग्रेस और सहयोगी दल तथा यूनाइटेड फ्रंट। 14वीं लोकसभा के चुनाव मोटे रूप से 2 नेता, 2 दलों एवं गठबंधनों के बीच आमने सामने की टक्कर के रूप में संपन्न हुई। अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी 2 नेता थे, 2 दल थे, कांग्रेस और भाजपा, और 2 गठबंधन थे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए, कांग्रेस व सहयोगी दल यानी कि यूपीए। तो ये थी भारतीय दलीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं, और इसकी बाकी जो विशेषताएं हैं हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही।